हेलो बच्चों, होप पढ़ाई कर रहे होंगे ना। तो चलो आज हम एंड पे पहुंचने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के। और आज हमने क्या क्या कर लिया। वी हैव फिनिश्ड द फुल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमने खत्म कर लिए। लास्ट हमने ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था विद कंसेप्चुअल्स न्यूमेरिकल्स। वी हैव डन दैट। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे वेट ऑफ फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड व्हाट इज दिस सो कॉल्ड वेट ऑफ फैक्टर, अभी आगे देखते हैं। चलो पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी, राइट। मैंने बोला NH2CO NH2, यह है यूरिया। N का मास 14, हाइड्रोजन का मास 2, मतलब 1 into 2 2, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास 2 into 1 that is 2, क्या था 16, राइट। तो ये जो हमने मोलर मास निकाला, राइट, किसका मोलर मास है? यूरिया का। इसको आप बोल सकते हो एक्चुअल मोलर मास, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकाला। एक्चुअल मोलर मास, या आप इसको बोल सकते हो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो हमने बोला यूरिया का मोलर मास है 60, इसको हमने बोला एक्चुअल मोलर मास या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। याद है समझ में आ गया? गुड, आगे चल। अब मैंने बोला मेरे पास चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। पहला P0 है माइनस PA अपॉन P0 है इज इक्वल टू XB। इसको खोलोगे NB ओवर NA, इसको और खोलोगे WB ओवर MB इंटू WA ओवर MA। अगर हमें P0 बताओ, PA बताओ, WB बताओ, WA बताओ, MA बताओ, तो यहां से भी हम मोलर मास बता सकते हैं, है ना। दूसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, यानी कि M को हम खोलेंगे WB ओवर MB इंटू 1000 ओवर W। यहां से भी हम मोलर मास निकालेंगे। तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। एक और चलो पढ़ लेते हैं, पाई इज इक्वल टू WB ओवर MB इंटू RT ओवर B। यहां से भी हम निकाल सकते हैं, राइट। तो पहले टर्म्स क्लियर मेरे साथ रखना है। वो मॉलिक्यूलर मास जो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से निकालते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। रख लिया, लर्न करना है बिल्कुल। उसको बोलते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और वो मास जो आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूलेज जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के, इनसे जो MB आप कैलकुलेट करेंगे इसको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये कौन सा है? ये है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से निकाल रहे हैं उसको बोलेंगे ऑब्जर्व्ड मोलर मास, राइट। अब हमने बोला कि सपोज हमने यूरिया को एज अ सोल्यूट लिया, पानी में डाला, कोई सी भी चारों में से कोई सी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए, उसके थ्रू आप मोलर मास निकाल सकते हैं। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 60 है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो आप निकालेंगे ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तो वो भी कितना आना चाहिए? 60, राइट। कितना आना चाहिए? 60। तभी तो हम बोलेंगे भाई आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमारा सही काम कर रही है। क्यों? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी कि एक्चुअल मोलर मास एंड द वन व्हिच इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, बोथ हैज टू बी सेम, बोथ हैज टू बी सेम। ठीक है, यानी कि नॉर्मल और ऑब्जर्व सेम होने चाहिए। ठीक है। अब सवाल आता है क्या सेम होते हैं? हाँ होते हैं, यस। इफ यू टेक ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, ये जनरली हम सोल्यूट लेते हैं। तो इनको अगर आप सोल्यूट लेते हो, राइट, इनके मोलर मास हमें पता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो मेरे ख्याल से आपको नॉर्मल और ऑब्जर्व्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉर्मल जो एक्चुअली में होता है, जो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से निकालते हैं। ऑब्जर्व्ड मोलर मास वो जो आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू निकालते हैं। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान से सुनेंगे। जो नॉर्मल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, नॉर्मल तो जो एक्चुअल है,
और जो आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू निकालते हैं ऑब्जर्व, वो दोनों सेम आते हैं। किनके केस में? यूरिया के केस में, शुगर के केस में। शुगर का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है 342, आप किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू निकालोगे वो 342 ही आएगा, यानी कि नॉर्मल और ऑब्जर्व बराबर है। यूरिया का मास है 60, आप किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू निकालोगे वो 60 ही आएगा, यानी कि ऑब्जर्व और नॉर्मल बराबर। ग्लूकोज, ग्लूकोज सुना है, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल, आप किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू निकालोगे तो वो 180 ग्राम पर मोल ही आएगा, यानी कि इन केस ऑफ दीज सॉल्यूट्स नॉर्मल एंड ऑब्जर्व्ड मोलर मास आर सेम। एग्रीड? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे सर हमारा टॉपिक तो है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, मैंने बोला हाँ, इन सॉल्यूट के केस में नॉर्मल और ऑब्जर्व्ड सेम आते हैं, पर जब NaCl का मोलर मास निकालते हैं, NaCl का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaCl का? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चों, Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, तो 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है NaCl। और जब आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू निकालोगे, सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर Y is equal to WP over MP into RT over V, ठीक है, इसके थ्रू जब आप मोलर मास निकालोगे, सपोज आपने NaCl को पानी में डाला, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया, आपने सपोज 20 ग्राम NaCl डाला, WP आ गया, R आपको पता है, T आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है। यहां से जब आप मोलर मास निकालोगे इसका NaCl का, ठीक है, तो वो कभी भी 58.5 नहीं है, यानी कि NaCl के केस में नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज डिफरेंट और ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये कौन सा मोलर मास? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू जो निकालते हैं उसको ऑब्जर्व्ड मोलर मास बोलते हैं, रख लिया आप, तो ऑब्जर्व्ड हमेशा नॉर्मल से डिफरेंट है। तो अब आप बोलोगे सर ज्यादा आएगा कम आएगा, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूं कि NaCl का मोलर मास लगभग इसका आधा आएगा, हाफ आएगा। कितना होता है इसका? 58.5/2, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो NaCl का आएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो NaCl का आएगा वो नियरली आएगा इसका हाफ, 58.5 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ जाएगा 29.25 ग्राम पर। किसके थ्रू? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, कोई सी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू लगभग नियरली इतना आता है। तो NaCl का ऑब्जर्व्ड मोलर मास नॉर्मल से कम आ रहा है, अब कम या ज्यादा को हम एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, समझ में आ गया? तो अब आप बोलोगे सर एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या, वो हम इसको डिफाइन कैसे करें? समझ में आ गया? तो NaCl, अब सवाल आता है कि क्यों आ रहा है, उस पर बहस करेंगे। तो पहली बात, व्हाट इज एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? तो हम बोलेंगे एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, आप इसको नोट करेंगे साथ साथ, F द मोलर मास, ठीक है, डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ CP, CP मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इफ द मोलर मास डिटरमाइंड विद द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा मोलर मास? ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अगर वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से डिफरेंट आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे? एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एग्रीड? समझ में आ गया? अब आपके पास सवाल आता है कि एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों आ रहा है, मतलब जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल रहे हैं वो डिफरेंट क्यों आ रहा है नॉर्मल से? तो कॉज क्या है एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का? कॉज ऑफ एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास,
पहला कारण है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या बोला? डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कहा? जब उसको सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डाला गया। ठीक है, जैसे NaCl है, ये टूट गया, पानी में डाला, एक्वस, Na पॉजिटिव एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड है, CH3COH, अभी लिक्विड है, इसको पानी में डाला तो ये टूटेगी, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। मैंने जानबूझ के 2 एग्जाम्पल लिए। अब देखो क्या होगा अगर ये डिसोसिएट हो रहा है। जब हम देखो यूरिया, ग्लूकोज और केन शुगर जैसे सोल्यूट अगर हम पानी में डालते हैं तो अगर आपने 10 पार्टिकल डाले तो वो पानी में जाके 10 ही रहेंगे। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जितने आप डालोगे, सपोज 10 डाल रहे हैं, 20 डाल रहे हैं, 1 मोल डाल रहे हैं, तो जितने पार्टिकल आप डालोगे, किसके केस में? यूरिया, केन शुगर, ग्लूकोज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। आपने 10 डाले, 10 ही रहेंगे। और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम, तो आपको पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बस ये ट्रिक याद रखें, बस ये ट्रिक याद रखनी है आपको। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और दूसरी ट्रिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये मैं आपको चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में डिफाइन करके लाया हूं। देख लो, जैसे एक देख लेते हैं, पाई इज इक्वल टू WB ओवर MB इंटू RT ओवर V। अब पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है? मोलर मास। और दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया? तो अब अगर मेरा सॉल्यूट डिसोशिएट हो रहा है, ठीक, पहले रटना ही है, डिसोशिएट होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो मोलर मास घट जाएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आया? इसको तो रखना पड़ेगा, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मोलर मास के। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के। ठीक, NaCl को सिर्फ ऊपर वाले पे कंसंट्रेट करना। NaCl को पानी में डालना। अब मैंने बोला थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। NaCl क्या है? NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लगभग ये 100% डिसोशिएट हो जाता है। यानी कि अगर आप इसके 10 पार्टिकल डाल रहे हैं तो ये 10 और 10 20 पार्टिकल हो जाएंगे। ये नहीं देखना कि बच्चे बोलते हैं ये तो टूटा हुआ NaCl है, डिसोशिएटेड NaCl है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नेचर देखो टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। डिसोशिएटेड है, अनडिसोशिएटेड है, हमने सिर्फ क्या देखना है? कितना है नंबर। अगर आप 1 मोल डालते हो तो 1 मोल कितने मोल हो गए? 2। और हमने मान लिया कि ये 100% डिसोशिएट हो गया। मतलब अगर हम इसके 10 पार्टिकल डाल रहे हैं तो 10 के 10 टूट रहे हैं, 10 के 10 डिसोशिएट हो रहे हैं। तो 10 डालेंगे तो 10 और 10 20। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गया? डबल। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डबल। तो मोलर मास क्या होगा? हाफ। दिख रहा है ना? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डबल तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी? जो आपने पढ़ी, RLVP, एलिवेशन, डिप्रेशन, सब, ऑस्मोटिक प्रेशर, सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डबल हो जाएंगी और मोलर मास क्या आ जाएगा? हाफ। इसलिए मैंने बोला था आपको शुरू में कि जो NaCl का ऑब्जर्व्ड मोलर मास आता है, कौन सा? ऑब्जर्व कहां से निकालते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से। वो हमेशा नॉर्मल मोलर मास जितना उसका होता है 58.5 उसके कंपैरिजन में कम आता है। क्यों? क्योंकि NaCl डिसोशिएट हो जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाते हैं तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो मोलर मास की वैल्यू घट जाती है। इसलिए ऑब्जर्व्ड मोलर मास हमेशा नॉर्मल मोलर मास से कम आएगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अब इसका उल्टा कर, ठीक है। सेकेंड पार्ट। अब आते हैं, सेकेंड कारण है एसोसिएशन। अब बच्चे बोलते हैं सर एसोसिएट भी होता है सॉल्यूट? हाँ जी होता है। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। कुछ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में जब हम उनको डालते हैं तो वो डिसोशिएट की जगह एसोसिएट भी हो जाते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सही काम कब करेगी?
जब मेरा सोल्यूट नॉर्मल रहेगा, ना वो टूटेगा, ना वो डिसोशिएट होगा, ना वो एसोशिएट होगा। पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही काम नहीं करेगी कब? जब मेरा सोल्यूट डिसोशिएट हो जाए या मेरा सोल्यूट एसोशिएट हो जाए। ठीक है, अब देखो मैंने ये क्या लिया, क्या बोलते हैं इसे? एसिटिक एसिड। किसमें डाला? मैं जानबूझ के एग्जांपल यहां पे लिया, पानी में डाला। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इसी एसिटिक एसिड को मैं बेंजीन में डालूंगा। तो बेंजीन में क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। कब? जब पानी में डाला, इसलिए बेस्ट एग्जांपल है इसका। पर जैसे मैं बेंजीन दूसरे सॉल्वेंट में डालता हूं तो उसका हो जाता है एसोसिएशन। कैसे? ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, सॉरी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एग्रीड? तो पहले कितने पार्टिकल लिए थे? 2। अब ये क्या है? जब 2 मिलके एक बनेगा तो उसको बोलेंगे डाइमर। क्या बोलेंगे? डाइमर। जैसा देखते हैं ना 2H क्या बन गया? H2। तो H2 क्या है? 2H एटम का डाइमर है। सपोज 3 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल लेके A3 बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ट्राइमर। 4 मिलके A4 बना रहे हैं तो क्या बोलेंगे? पहले 4 थे, अब मिलके 1 बचा, क्योंकि 4 आपस में जुड़ गए तो टेट्रामर। और अगर N है और यहां पे AN लिखा आपने, जुड़ गए तो पॉलीमर। राइट? तो मैंने बोला एसिटिक एसिड को जब हमने पानी में डाला तो वो डिसोशिएट होगा तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास की वैल्यू कम। अभी बताया था ना, Cp is directly proportional to number of solute particle, but Cp is inversely proportional to molar mass. एग्री? ऐसे ही अगर मैंने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला तो एसिटिक एसिड क्या करता है बेंजीन में? शुरू में क्या था? 2 मॉलिक्यूल, अब क्या हो गया? आपस में जुड़ गए, एसोसिएट हो गए। जुड़ने पर क्या था? 2 की जगह 1 हो गया। राइट? क्योंकि जो लैंग्वेज होगी ना बेटा, वहां पे बोलेगा डाइमर, डाइमिराइसिस, ट्राइमिराइसिस, टेट्रामिराइसिस। तो आपको दिमाग लगाना है। अगर उसने बोला डाइमिराइसिस, इसका मतलब 2 पार्टिकल मिलके 1 पार्टिकल बना रहा है। अगर उसने बोला ट्राइमिराइसिस, इसका मतलब 3 पार्टिकल मिलके 1 पार्टिकल बना रहा है। अगर उसने बोला टेट्रामिराइसिस, इसका मतलब 4 पार्टिकल मिलके 1 पार्टिकल बना रहा है। समझा? तो अब क्या हुआ? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल 2 थे, अब जब आपने बेंजीन में डाला तो कम हो गए, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम। ठीक है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये तो रट लो बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल 2 थे, अब ये डाइमर बन गया, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम तो Cp कम, और Cp कम तो जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू निकालोगे वो ज्यादा है। ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास हमेशा जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, जो एक्चुअल मोलर मास है, उससे ज्यादा आएगा। तो रख लिया। डिसोसिएशन के केस में क्या होगा? जल्दी बोलो। डिसोसिएशन के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास कम। रख लिया? बिल्कुल रखना है। एसोसिएशन के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल घट जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिक्रीजेस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के, तो अगर सोल्यूट एसोसिएट तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम, पर मोलर मास हमेशा क्या होगा? ज्यादा। तो एसोसिएशन के केस में मोलर मास ज्यादा आएगा, और डिसोसिएशन के केस में मोलर मास कम आएगा। किससे? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ आ गया? तो कॉज ऑफ एबनॉर्मैलिटी इज, व्हाट इज द कॉज ऑफ एबनॉर्मैलिटी? क्या है कॉज? डिसोसिएशन और एसोसिएशन किसका? सोल्यूट का। कब? जब आप उसको सुटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे। ठीक है? एसिटिक एसिड, अब ये बेस्ट एग्जांपल है। एसिटिक एसिड इन पानी या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इन पानी, डिसोसिएशन। तो एसिटिक एसिड को जब पानी में डालेंगे तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास कम। और उसी एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ज्यादा। तो इसमें ऑब्जर्व्ड मोलर मास
ज्यादा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में मोलर मास कम आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे चलो, अब हमने क्या बोला, ध्यान से सुना, तो मेरे ख्याल से एब्नॉर्मल मोलर मास शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द वैन डॉ फैक्टर। अब देखो, अब मेरी जो मैं बारीक बातें बोलूंगा ना उसको समझना। वैन डॉ फैक्टर, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। देखो, नहीं आएगा तो ना, वैन डॉ फैक्टर क्या है, मैथ्स में आप पढ़ते हो आयोटा, स्मॉल आई, केमिस्ट्री में उसको वैन डॉ फैक्टर बोलेंगे। अब आएगा आपकी चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन, वॉल्यूम, सॉरी सबसे पहले ये आरएमपी, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से सुना मैं क्या बोला, और वो क्या बोलता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एच बी। ठीक है, दूसरी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं चारों लिख रहा हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, यही होता है। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये क्या होता है, I इज इक्वल टू एन ओवर बी आर। ये चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पड़ी। ठीक है, अब वैन डॉ फैक्टर क्या है, ठीक है। अब देखो मैं आपको सिखाऊंगा, पहले मैं तीन डेफिनेशन आप लिख रहा हूं, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। दूसरी डेफिनेशन है आएगी क्या है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ, सॉरी यहाँ पे आएगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व पता है ना, जो आप इन फॉर्मूलेस के अच्छे निकालते हैं, और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा है, ऊपर देखना ध्यान देना, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। पहली बात जो आप फॉर्मूले के थ्रू निकाल, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, ठीक है, या ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ठीक है। तो हम वैन डॉ फैक्टर पढ़ रहे थे। वैन डॉ फैक्टर का यूज होता है, वैन डॉ फैक्टर का यूज होता है जब मेरा सोल्यूट नॉर्मल सोल्यूट ना हो। नॉर्मल सोल्यूट का मतलब या तो वो डिसोशिएट करे या वो एसोसिएट करे, या तो वो डिसोशिएट करे या वो एसोसिएट करे, ठीक है। अब ऊपर एक, अब मैं आपको कुछ बता देता हूं, ध्यान देंगे। मैंने तीन डेफिनेशन आई की लिखी है, वैन डॉ फैक्टर की तीन तरीके से इसको मैथमेटिकली डिफाइन किया। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट वेट करोगे आप, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। पहला है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन, क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, राइट। दूसरा लिखा हुआ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। और तीसरा नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये तीन। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोला कोई बात नहीं, आप समझ। नोट, पहला है इसमें नोट, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, in case of dissociation I will be greater than 1. D part, in case of association I will be less than 1. अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। मैंने बोला NaCl है, किसमें टूट रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। किसमें डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो नंबर सोल्यूट, सपोज मैंने बोला, ध्यान से सुनना मैं क्या बोला, सपोज मैंने बोला NaCl पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया 100%। एक मॉलिक्यूल डाला, सपोज एक मॉलिक्यूल
तो कितने बन गए, दो मॉलिक्यूल, दो आयंस बन गए, यानी कि पार्टिकल्स डबल हो गए। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल अगर डबल हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल अगर डबल हो जाएंगे, बिफोर डिसोसिएशन कितना है, बिफोर डिसोसिएशन 1, आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा 2, यहां पुट करो। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं 2, बिफोर कितने 1, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/1 आ जाएगी ना, 2/1, यानी कि आई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, सपोज मेरा K2SO4 है, किसमें टूटेगा 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। बिफोर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल थे 1, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए 3, 2K और 1 SO4 कितने हो गए 3। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितने 3, इस केस में 3, बिफोर डिसोसिएशन कितने 1, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो समझिए, तो क्या बोल रहा हूं मैंने, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा, अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से कम। अभी मैंने एसोसिएशन इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, अभी 2 मिनट लिख रहा हूं, पहले आप डिसोसिएशन सीख लीजिए। तो आई समझ में आया, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से, एक ही एग्जांपल से पकड़ते हैं। तो अगर मेरा सॉल्यूट 2 पार्टिकल में टूट रहा है, और अच्छी बात ये सीखनी है कि 100, आपको ये मान के चलना है कि 100% टूट रहा है, क्या टूट रहा है 100%, ठीक है। एक मॉलिक्यूल डाला 2 में टूट गया, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 2, बिफोर 1, तो आई की वैल्यू 2/1, ठीक है। दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ जाएंगे, ठीक है, टूटने के बाद बढ़ गए ना, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, भाई नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ज्यादा तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। कितने पार्टिकल कितने हुए डबल, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी डबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ये पार्टिकल गेट्स डबल तो ऑब्जर्व वैल्यू गेट्स डबल, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 और अपॉन क्या नॉर्मल, नॉर्मल कितना था 1, तो आंसर क्या आएगा 2/1। समझ में आया। तो जो यहाँ है वो यहाँ पे है, फर्क क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बताया था ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे इसको बोलोगे तो क्या आएगा W/M into RT/V, तो मोलर मास और सॉल्यूट और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो दोबारा NaCl 2 में टूटा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2, बिफोर डिसोसिएशन 1, तो आई की वैल्यू 2, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गेट्स डबल, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी 2, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, तो आई की वैल्यू 2, ठीक है। पर आपको पता है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, आपको पता है। तो अगर मेरा सॉल्यूट 2 में टूट रहा है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी ज्यादा और ऑब्जर्व्ड मोलर मास आएगा कम, तो इस बार डिनोमिनेटर हो गया कम, न्यूमरेटर हो गया ज्यादा, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा, समझ में आया। तो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। अब देखो मेरी ट्रिक, अगर मेरा सॉल्यूट 2 पार्टिकल में टूटा, कितने में टूटा 2 में, तो आई की वैल्यू क्या होगी 2, अगर 3 में टूटा है तो आई की वैल्यू क्या होगी 3, पर क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए, क्या बोला इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए। मेरा सॉल्यूट 2 में टूट रहा है, 100% टूट रहा है, देखो ना बेटा क्या NaCl केस नंबर फर्स्ट, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, हमने बोला इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, इसका मतलब पूरा टूट गया, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स गेट्स डबल, तो आई की वैल्यू 2। पर सपोज यहां पे इक्विलिब्रियम का साइन आ गया, अब इक्विलिब्रियम हम नहीं बता सकते कितना टूटा, इक्विलिब्रियम मतलब पूरा डिसोसिएट नहीं है, तो अब अगर इक्विलिब्रियम का साइन आ गया तो हम नहीं बोल सकते कि कितने में टूटेगा, दैट इज ट्रू, हम नहीं बोल सकते, सॉरी हम यहां पे आई नहीं कर सकते। अगर मेरा सॉल्यूट 100% 2 में टूट रहा है तो आई की वैल्यू 2, K2SO4 कितने में टूटेगा 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, कितने पार्टिकल में टूटा 3, कोई इक्विलिब्रियम का साइन है नहीं, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। पर अगर इक्विलिब्रियम का साइन है तो इसका मतलब क्या हुआ
100% डिसोशिएट नहीं हुआ, अब आई की वैल्यू 3 नहीं होगी, 1 से ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा तो आएगी पर हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता ना कितना परसेंट डिसोशिएट हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरा सॉल्यूट टूटेगा, डिसोशिएट होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। अगर मेरा सॉल्यूट एसोसिएट होगा, यहाँ पे एसोसिएशन में लिखना स्लैश एसोसिएशन, ठीक है। अगर मेरा सॉल्यूट एसोसिएट होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक। अगर मेरा सॉल्यूट एग्जैक्टली 100% वो लिखेगा, न्यूमेरिकल में होगा ऐसा लिखा हुआ, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है, और या एज्यूमिंग इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। तो अगर मेरा सॉल्यूट एग्जैक्टली 3 पार्टिकल में टूट रहा है तो आई की वैल्यू 3, एग्जैक्टली मतलब 100% 4 में टूट रहा है तो आई की वैल्यू 4। अगर मेरा सॉल्यूट एग्जैक्टली 5 पार्टिकल में टूट रहा है तो आई की वैल्यू 5। पर वर्ड होना चाहिए एग्जैक्टली या 100% डिसोसिएशन, तब जाके आप डायरेक्ट आई की वैल्यू पा सकते हैं। समझ में आया? तो आई क्या, ये 3 तरीके से डिफाइन किया, क्यों? क्योंकि अगर मेरा सॉल्यूट डिसोशिएट होता है, एसोसिएट होता है तो नंबर ऑफ मोलर पार्टिकल चेंज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज, इसलिए मोलर मास भी चेंज, ठीक है। तो आई को हम किसके टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोलर पार्टिकल के टर्म्स में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में, मोलर मास के टर्म्स में। समझ में आया? तो अब समझिएगा, तो क्या समझ में आया? डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा। अगर वो टूट रहा है, 2 पार्टिकल में टूट रहा है, 100% टूट रहा है तो आई की वैल्यू 2। अगर वो 3 में टूट रहा है, 100% टूट रहा है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू 3। एग्रीड? अगर वो 4 पार्टिकल्स में टूट रहा है और 100% डिसोशिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू 4, ठीक। पर अगर वो 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ में आया कि भैया आपने 10 पार्टिकल NaCl के डाले, उसमें से 2 टूटे, तो हम डायरेक्ट आई नहीं कर सकते। तो बच्चे पूछेंगे सर क्या करेंगे उस केस में आई निकालने के लिए, बताएंगे आगे, ठीक है। तो सर मैं अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं। NaCl है, 100% डिसोशिएट हो गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी? 2। 100% अगर डिसोशिएट हो गया तो आई की वैल्यू 2। तो नंबर ऑफ NaCl टूटा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, NaCl डिसोशिएट हुआ, 100% डिसोशिएट हुआ, आई की वैल्यू 2 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2, बिफोर डिसोसिएशन 1, तो न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 1, तो आई की वैल्यू 2। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स गेट्स डबल, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गेट्स डबल। आई की वैल्यू क्या आएगी? 6 नंबर। तो आई की वैल्यू यहां पे हमें करना है कितनी आएगी? 2, ठीक है। अब इसको यहां पे संभाल रखो, अब आ जाओ इनको ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। अभी ये क्या है? ध्यान से सुनना है। अगर मेरा सॉल्यूट एग्जैक्टली 2 पार्टिकल में टूट रहा है तो आई की वैल्यू 2 आएगी, रख लिया। अब आ जाओ यहां, ये क्या है? मोटा दे, दे आर द 4 फॉर्मूलाज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दे आर द 4 फॉर्मूलाज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला RLBP, आपको पता है, यू ऑल नो दैट। सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब आपको पता है, आपने पढ़ लिया ऑलरेडी, है ना बच्चों। अब आपके साथ ये प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनना, मेरे वर्ड्स पकड़ना, ये प्रॉपर्टीज आर एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज, और यू कैन से वेरी गुड प्रॉपर्टीज इफ यू आर अप्लाइंग देम ऑन सॉल्यूट नाइदर अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कहने का मतलब ये है कि ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही काम करती हैं, कब तक? जब तक सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता। पर ये सही काम नहीं करती है कब? जब मेरा सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है। एग्रीड बच्चों? ठीक है। अब आएंगे, सॉल्यूट कितने में टूटा? 2 में। क्यों नहीं होता मैं बता रहा हूं। सॉल्यूट कितने में टूटा? 2 में। एग्जैक्टली टूट गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2, बिफोर डिसोसिएशन 1, बिफोर ये 1, आफ्टर 2, तो आई की वैल्यू क्या आएगी? 2। याद लीजिए। अब आ जाओ वहां पर। अब सपोज वही सॉल्यूट ले रहा हूं मैं, NaCl है, कितने में टूटा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हो गए? डबल हो गए।
और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो NaCl के केस में जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डबल हो जाएंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच एंड एवरी फॉर्मूला गेट्स डबल। पकड़ो इसको। अगर मेरा सोल्यूट क्या हुआ, 2 में टूटा, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गेट्स डबल। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पहले दिन से पढ़ा हूं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो अगर मेरा सोल्यूट 2 में टूटा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी गेट्स डबल। व्हाट इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? दिस इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये डबल हो जाएगी। तो बीच में जो इक्वल टू का साइन है, क्या इक्वल टू रहेगा? नहीं, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। नॉट कितना? ये लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स ट्वाइस। क्यों? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिकम्स ट्वाइस, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बिकम्स ट्वाइस, तो ऑल द LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज गेट्स ट्वाइस। नाउ अगर आपको इसको इसके बराबर लाना है तो इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो बेंटॉफ ने बोला यहां पे आई लगा, यहां पे आई लगा दो, यहां पे आई लगा दो, यहां पे आई लगा दो। समझ में आया? ठीक है, अब दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। अगर मेरा सोल्यूट, पकड़ोगे फटाफट, अगर मेरा सोल्यूट 2 पार्टिकल्स में टूट रहा है तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल और 100% टूट रहा है तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गेट्स डबल, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी गेट्स डबल एंड आल्सो आई गेट्स डबल। ठीक है, तो अगर इक्वल टू को इक्वल टू रहना है, यानी कि फॉर्मूले को सही बनाना है, तो LHS क्योंकि डबल हो चुका है तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि I मेरा 2 है। समझ में आया? आया नहीं आया? एक बार कर, अगर सपोज मेरा, ठीक है, K2SO4 है, 100% टूटा, ये बहुत पसंद है आपको। किसमें टूटा? 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो पहले कितना था नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन? कितना है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन? 1। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1। आई की वैल्यू क्या होगी? 3। ये तो आ गया ना कि अगर मेरा सोल्यूट 100% 3 पार्टिकल में टूटा है तो आई की वैल्यू 3 होगी 100%। ठीक, अब आ जाओ इस चीज को यहां लगाओ। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिकम्स 3 टाइम्स, और सोल्यूट पार्टिकल 3 टाइम्स हो गए तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बिकम्स 3 टाइम्स। ठीक, यानी कि फॉर्मूले का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सारे 3 टाइम्स हो गए। तो अब ये इसके बराबर नहीं होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आई लगाना पड़ेगा। समझ में आया? यह है कहानी। अब बोलो इसमें क्या समझ नहीं आया? ये खत्म हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब क्या? अगर मेरा सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है पर 100% नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।